औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट टॉपिक में हमने अपना सी लैंग्वेज का या C++ लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। थोड़ा सा आज उसको डिटेल में लेकर चलते हैं और उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सी लैंग्वेज या C++, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ये सेकेंड ईयर और 10th क्लास दोनों का कॉमन लेक्चर है, तो वहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों लैंग्वेज के स्टार्टिंग हमारे पास कैसे होता है, हैश इंक्लूड और आगे नेम ऑफ हेडर फाइल। अब हैश इंक्लूड क्या होता है? हैश इंक्लूड को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। हैश इंक्लूड क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अच्छा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मकसद क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम ये होता है कि इसके बाद, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद, हैश इंक्लूड के बाद जो भी हेडर फाइल लिखी हुई है, जो भी हमारे प्रोग्राम में हेडर फाइल है, उसको हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दे। ठीक है, जो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद हेडर फाइल है उसको हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दे। अब दोनों लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो या C++ हो, उसमें बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं। तो क्या काम हुआ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का कि हेडर फाइल को इंक्लूड कर दे। ये इंफॉर्मेशन होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन देता है कंपाइलर को कि जब प्रोग्राम कंपाइल होना शुरू हो जाए। कंपाइलर क्या होता है, हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। और हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड। और जो मशीन कोड होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कोड। तो ये क्या करता है, जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा हो, कंपाइल होने के वक्त इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बना देता है, हमारे प्रोग्राम में शामिल कर देता है, हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करवा देता है। ये काम किसका होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, कि वो हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करे। अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स वो एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं, वो स्टैंडर्ड फाइल्स होती हैं, वो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जो हमारे प्रोग्राम को चलाने के लिए हेल्प करती हैं। अब इस हेडर फाइल में हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। अब फंक्शन से क्या मुराद है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं उसने काम कैसे करना है, उसको हमने इस हेडर फाइल में, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने stdio.h की हेडर फाइल लिखी है, इस हेडर फाइल में क्या करते हैं? डिफाइन करवा देते हैं। उसके काम करने के तरीके को वहाँ पे कोड कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट लिखी है सी लैंग्वेज की printf और C++ की cout, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आउटपुट के लिए यूज होती है कि हमारे पास टेक्स्ट कैसे स्क्रीन पे प्रिंट होगा। हम प्रोग्राम को नहीं बताते कि वो कैसे काम करेगा, प्रिंटf की स्टेटमेंट या cout की स्टेटमेंट हमारे पास कैसे काम करेगी। ये इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? stdio.h हेडर फाइल में, किसकी? printf की या cout की। printf और cout दोनों को हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट के लेक्चर के अंदर। तो ये क्या हुआ कि ये इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे प्रोग्राम में यूज होने वाले फंक्शंस काम कैसे करेंगे। और अगर ये हेडर फाइल हम अपने प्रोग्राम में नहीं लगाते तो जाहिर बात है हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसके बगैर हमारा प्रोग्राम नहीं चलता। तो अब जाहिर बात है ऐसे फंक्शंस जो हम प्रोग्राम में बार बार यूज करेंगे, अब उसकी कोडिंग बार बार करना एक मुश्किल काम बना देगा, मुश्किल टास्क हो जाएगा, हमारे काम को बढ़ा देगा, बड़ा करेगा, टाइम लगेगा। तो उसका हल क्या निकाला कि हमने पहले ही स्टैंडर्ड फाइल्स, लाइब्रेरी फाइल्स बना दी, सिर्फ हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करवा देते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए। नेक्स्ट क्या आता है? इंट मेन। इंट मेन किस चीज को शो करता है? मेन फंक्शन को, कि यहां से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। एक बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब प्रोग्राम चलेगा, तो सबसे पहले मेन फंक्शन ही चलता है, सबसे पहले मेन फंक्शन ही चलता है। इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट होती है, ठीक है, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, और आखिर में एंडिंग पैरेंथेसिस नहीं, ब्रेसेस, स्टार्टिंग ब्रेसेस और एंड में एंडिंग ब्रेसेस। तो ये किस चीज को शो करता है? ये प्रोग्राम बॉडी को शो करता है, ठीक है, कि ये हमारी पूरी की पूरी प्रोग्राम बॉडी है। ये किस चीज को शो करेगा? कि ये हमारी पूरी की पूरी प्रोग्राम बॉडी है। और जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स हैं ये स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रेसेस के दरमियान ही हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने सी लैंग्वेज की एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखी है printf माई फर्स्ट प्रोग्राम, और जो C++ वाले हैं उनके लिए एक स्टेटमेंट लिखी है cout माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम। अब क्या होगा, जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा प्रिंट होगा सी लैंग्वेज में, और अगर C++ है तो वहां पे क्या प्रिंट होगा? माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम। तो ये चीजें वहां पे प्रिंट होंगी। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद वेरिएबल्स बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। अब बात यह है वेरिएबल होता क्या है। अगर बात करें
साइंस सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ठीक है, वहां पर क्या है, किस चीज को हमने वेरिएबल कहा? वेरिएबल हम किसको कहते हैं? सच अ क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज्ड, ठीक है, यही कहते हैं ना हम। तो प्रोग्रामिंग में क्या हम कहेंगे? एक बात तो हमें पता है कि वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी होगी जो चेंज हो रही है। बात समझ आ रही है? पॉइंट को आपने समझना है। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी जो चेंज हो रही है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर अब हम उसे थोड़ा सा क्या कहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करके क्या बोलेंगे कि प्रोग्रामिंग में हमारे पास वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, जो प्रोग्राम के चलने के दौरान चेंज हो जाए। आई बात समझ? पॉइंट नंबर 1, इसके 2 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वेरिएबल क्या होता है या प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 कि ऐसी चीज जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो जाए, चेंज हो सके, उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। पॉइंट नंबर 2, प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम भी कहलाता है। प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम भी कहलाता है। अब आप कहेंगे मेमोरी लोकेशन से मुराद, अब अगर याद हो तो हमने काफी बार एक बात की है कि कोई भी प्रोग्राम जब चलता है सबसे पहले वो रैम में लोड होगा, सबसे पहले वो रैम में लोड होगा और रैम में लोड होने के बाद फिर वो प्रोग्राम चलेगा। अब रैम हमारे पास क्या होता है? रैम में हमारे पास कुछ मेमोरी लोकेशंस होती हैं, उस मेमोरी लोकेशंस में हमारा डेटा स्टोर होगा। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, ये आगे चल के हम इसको बड़ी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, ठीक है। तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a। अब यहां पर ये जो हमारे पास इंट है इसे हम कहते हैं डेटा टाइप, और जो a है ये हमारा क्या है? नेम ऑफ वेरिएबल। और इसके बाद हम क्या करते हैं? एक साइन लगाते हैं जिसे टर्मिनेशन मार्क कहा जाता है, और वो क्या होता है? ये सेमीकोलन का साइन। अब इसको हम बड़ी डिटेल के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस वक्त सिर्फ मैं वेरिएबल के बारे में आपको बता देता हूं कि क्या हमने बताया कि वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सके, सेम उसी तरह जो हम बाकी साइंसेस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री के अंदर। और एक और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम है। क्या बात समझ आई? कि वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम है, और हमें पता है कि कोई भी प्रोग्राम जब तक रैम में लोड नहीं होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होता। प्रोग्राम के चलने के लिए उसका रैम में लोड होना जरूरी होता है। तो अभी जैसे मैंने कहा वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नेम है। अब हुआ क्या? मिसाल के तौर पे रैम के अंदर हमारे पास बहुत सारी मेमोरी लोकेशन है, उसमें ये इस लोकेशन के ऊपर ए आ गया, ठीक है, इस लोकेशन का नाम ए रख दिया। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि कैसे ये होता है। मिसाल अभी मैंने आपको दी कि ये मेरे पास रैम है, उस रैम के अंदर ये मेमोरी लोकेशन है, उसका नाम हमने रख दिया ए। ये सेम उसी तरह है कि मेरे पास 2 बाल्टियां हैं, ठीक है, 2 बाल्टियां हैं, एक में मैं रखता हूं कूड़ा, दूसरे में मैं रखता हूं फल। अब कोई मुझे जब फल ला कर देगा तो मैं कहां रखूंगा? इस बाल्टी के अंदर या इस टोकरी के अंदर। और अगर कोई कूड़ा होगा या वेस्ट मटेरियल होगा तो उसे हम कहां रखेंगे? इस बाल्टी के अंदर। इसके ऊपर हमने क्या कर दी? लेबलिंग कर दी कि ये जगह मुख्तस है फल के लिए, ये जगह मुख्तस है वेस्ट मटेरियल या कूड़े के लिए। तो उसी तरह वेरिएबल हमारे पास मेमोरी का नाम कि ये जगह हमने मुख्तस कर दी इस ए के लिए। अब उस ए में क्या होगा नेक्स्ट? उसके बाद आता है वेरिएबल जो है इनिशियलाइजेशन, कि हम जो भी वेरिएबल को वैल्यू देंगे। ये भी हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में आएंगे। अब वेरिएबल हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बना सकते, वेरिएबल हमें बनाना पड़ता है। अब उसके लिए क्या होता है? तरीकाकार या सेंटेक्स, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोई भी प्रोग्राम है आपने उसका सेंटेक्स लाजमी लिखना है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सेंटेक्स क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद हमारे पास क्या आता है? नेम ऑफ वेरिएबल, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? सेमीकोलन, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जो हमारे किसी भी स्टेटमेंट के एंड को शो करता है कि यहां हमारी एक स्टेटमेंट खत्म हो गई, एक स्टेटमेंट क्लोज हो चुकी है। अच्छा, डेटा टाइप ये भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो यहां पे मैं आपको फिलहाल ओवरव्यू दे देता हूं कि डेटा टाइप नाम से जाहिर है, डेटा टाइप, डेटा की किस्म, किस टाइप का डेटा मैं इस वेरिएबल में स्टोर करूंगा।
ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा इंट ए, यहां पे मैंने लिखा इंट ए, तो इसका क्या मतलब हुआ, ए एक वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप का, यानी ए मेमोरी की एक लोकेशन है जिसमें मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकूंगा। इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को वेरिएबल डिक्लेरेशन कहा जाता है। दो चीजें होती हैं, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन, दूसरा होता है वेरिएबल असाइनमेंट। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, जहां हम वेरिएबल बनाएं, जिस लाइन में हम वेरिएबल बनाएं, क्रिएट करें, उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहां पे मैंने वेरिएबल बनाया, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर मैं कहता हूं इंट a इज इक्वल टू 10, तो ये मैंने क्या किया, वेरिएबल को वैल्यू असाइन की। अब ये मैथमेटिकल जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं या मैथ में जो ऑपरेशंस होते हैं, ये मैथ का ऑपरेशंस वाला नहीं है। मैथ में हम क्या कहते हैं, a 10 के बराबर है, यहां पे हम यूं नहीं बोलेंगे। प्रोग्रामिंग में हम क्या कहते हैं कि वेरिएबल a है उसमें 10 रख दो, वेरिएबल a है उसमें 10 सेव कर दो। जैसे भी मैंने एग्जांपल दी, टोकरी फल की है उसमें फल रख दो, टोकरी कूड़े की है उसमें कूड़ा या वेस्टेज डाल दो, ठीक है। तो उसी तरह वेरिएबल a है जिसमें 10 सेव कर दो, और वेरिएबल हमने क्या कहा था, मेमोरी लोकेशन का नाम। तो वेरिएबल a की जो भी मेमोरी लोकेशन है उस लोकेशन के ऊपर 10 रख दो, उस लोकेशन में 10 रख दो। ये ऐसे ही है कि एक बंदा है जिसका नाम है अली, मैं कहता हूं किसी तीसरे बंदे को कि ये आप मार्कर है, ये आप अली के घर में दे दें या अली के घर में रख दें। अब अली का घर क्या था, मैंने अली के नाम के जरिए उसकी लोकेशन या उसके घर के आइडिया या उसके घर की लोकेशन को बताया थर्ड बंदे को, कि जहां पर भी अली रहता है, जिस घर का नाम, जिस लोकेशन का नाम अली है, वहां पर ये मार्कर रख आए। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं डायरेक्ट हाउस नंबर बता दूं, मैं बाई नेम नहीं बताऊं, हाउस नंबर बता दूं। तो यहां पर हमने बाई नेम की बात की, वेरिएबल हमारे पास बाय नेम कैसे हमने वहां पे सेव किया। तो वेरिएबल क्या हुआ, मेमोरी लोकेशन का नाम, कि मेमोरी के अंदर मैं एक लोकेशन सेलेक्ट कर देता हूं, उसको मैंने नाम दे दिया a, और नेक्स्ट स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को हमने क्या कहा, जहां पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था इंट a, ये हमारे पास क्या था, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और इससे ऊपर ये क्या है, सिंटैक्स, कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं। सिंटैक्स इसमें क्या है, सबसे पहले डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होती है इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी भी मैंने ओवरव्यू दे दिया कि किस टाइप का डेटा मैं इस वेरिएबल में सेव करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का नाम। और नेम ऑफ वेरिएबल हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, इसके कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल को नाम कैसे दिया जाता है, इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल को फॉलो करते हुए ही हम उसका नाम रखते हैं वेरिएबल का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या कहा, a इज इक्वल टू 10। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैथ वाला फंक्शन नहीं है, मैथ का ऑपरेशन नहीं है कि a 10 के बराबर है, नहीं। क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो 10 है उसको वेरिएबल a में असाइन कर दो, इसे असाइनमेंट ऑपरेशन कहते हैं। या यहाँ पे हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, यानी 10 वेरिएबल a में रख दो। सादा अल्फाज में क्या पता चला कि रैम के अंदर जिस लोकेशन का भी नाम a है वहां पर उस लोकेशन पे 10 रख दो। सेम उसी तरह कि मैंने दो टोकरियां ली, एक पे हमने फल का लेबल लगाया, दूसरे में कूड़ा का लेबल लगाया। अगर फल हुआ तो मैं क्या कहूंगा कि फल उस टोकरी में रख दो जहां पर फल का लेबल लगा हुआ है। सेम ये उसी तरह वही चीज है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, जिसमें हम देखेंगे कि हम वेरिएबल का नेम कैसे रखते हैं। तो इसको पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारी प्रोग्रामिंग की बेसिक स्टार्ट हो रही है। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो उसको आप जरूर पूछें। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।